13 वर्षीय बेटी की सच्चाई। उसे उस समय बेहया कहा गया, जिस समय उसे बेहया शब्द का मतलब भी नहीं पता था। वो ऐसे बेहया शब्द को समझती थी कि जैसे सबका नाम कुछ न कुछ होता है, वैसे ही उसका नाम भी बेहया ही है। एक दिन जब वो अपने भाइयों के साथ अपने द्वार पर खेल रही थी, तब पापा ने उसे चिल्लाकर खेलने से मना किया और बेहया कहा। एक दिन जब भाई बहन का आपस में झगड़ा हुआ, तो भाई ने उसे बातों बातों में बेहया कहा। एक दिन मम्मी ने उससे कहा कि स्कूल से आकर गाय के लिए सीधे घास चारा कर दिया करो। बेहयाई करने के लिए तुम्हारे पास खूब समय है, घर के काम के लिए नहीं। उसने कहा कि वह पढ़ना चाहती है, नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन घर वालों ने 16 वर्ष की उम्र में उससे अधिक अधेड़ उम्र के साथ शादी कर दी। अब वो ससुराल आ गई। खाने में नमक कम अधिक होने पर सास, ससुर, ननद, भौजाई सभी ने बेहया कहा। वह डरी सहमी थी। ससुराल वालों ने कहा, कान खोलकर सुन लो, लड़का नहीं हुआ ना तो उसी दिन मरा समझना अपने को और घर छोड़कर चली जाना। एक रात पति परमेश्वर शराब पीकर आए और बाल खींचकर थप्पड़ मारते हुए बोले, सुन, अगर इस घर का वंश बेटा पैदा ना हुआ तो वो हाल करूंगा, तेरा की रूह कांप जाएगी और तेरे बेहया नाम से हाथ पर गोदना करवा दूंगा। अब वह बेहया का मतलब समझ चुकी थी। उसे सबने बेहया कहा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे नामंजूर था कि उसकी आने वाली औलाद उसे बेहया कहती। वह सुन न पाती। इससे पहले उसने अपने आप को ईश्वर के घर समर्पित करना उचित समझा। उसका यह फैसला तो निश्चित था, फिर भी पापा से लगाव होने के नाते वह एक बार वह बात करना चाहती थी और सब कुछ उन्हें बताना चाहती थी। उसे एक बात की उम्मीद थी कि पापा समझेंगे और घर बुला लेंगे। इसी उम्मीद से उसने पापा को फोन किया। हेलो पापा। नमस्ते पापा। पापा, हाँ, क्या बात है? सब ठीक है ना? वहां तो कोई नौटंकी नहीं कर रही है ना? वहां के लोगों को तो परेशान नहीं कर रही है ना? खाना पीना ढंग से बना रही है ना? सुन, सबको खुश रखना, वही तेरा घर है। तेरे भाई की शादी है अगले साल, तो समय मिल जाए तो चली आना। हेलो पापा, पापा, पापा। कॉल कट हो गया। अब उसके लिए कुछ भी शेष नहीं था। सारी उम्मीदें खत्म थीं। अब उसने वही फैसला किया जो उसने उचित समझा। ऐसा नहीं कि उसने लड़ने का प्रयास नहीं किया, लेकिन वह इस लड़ाई में असफल रही। फिर उसने उस दर्दनाक मौत को चुना जिससे कि वो किसी भी दशा में बचना नहीं चाहती थी। उसके पास जहर और मिट्टी का तेल दोनों था। वह दोनों का एक साथ प्रयोग करने वाली थी। वह शायद उस तरह से मरना चाहती थी कि जिंदा रहने की जरा सा भी गुंजाइश न रहे, लेकिन इससे पहले उसने मुझसे मिलना चाहा। यह ठीक उसी तरह से था जैसे मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। यह सच था कि इससे पहले मैंने उसे कभी देखा नहीं था। फोन पर कभी कभार बात हो जाया करती थी। उसने रोते रोते सारी बातें कह डाली। यह सब सुनने के बाद मैं सुन्न जैसा हो गया। कुछ पल के लिए यह लगा कि क्या हो रहा, ये क्यों हो रहा यह सब? तमाम सवालों से घिरा हुआ था मैं, लेकिन न्याय तो करना ही था ना। मैंने उसे संभला और एक किराए का कमरा दिलाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बहुत सी कठिनाई आई, फिर भी मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। फीस, समय और उसकी दवा से लेकर जो भी हो सकता मुझसे मैंने दिया। अब वह एक डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैं और वह मिलकर ऐसी सभी स्त्रियों के लिए कार्य किए जिनका शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से प्रथा बनाकर उत्पीड़न होता चला आ रहा था। उसका सपना है कि इस दुनिया की किसी भी बेटी को बेहया शब्द का सामना न करना पड़े। सच कहूं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं लिखने से, लेकिन फिर भी 4 लाइन और लिखूंगा। मैं लिखूंगा उस समाज के विशेष वर्ग के लिए जो सदैव से मर्द बनने का ढोंग करता आ रहा है। मैं लिखूंगा क्योंकि मैं डरा हुआ हूं, घबराया हुआ हूं। यह सोचकर मन घबरा रहा है कि वह सच में बेहया थी या उसे इस समाज के नामर्दों ने बेहया बनाया, या रास्ते में चलते चलते बस यूं ही किसी ने बेहया कह दिया और भीड़ ने उसे बेहया समझ लिया। मैं लिखना चाहता हूं और सबसे चिल्लाते हुए कहना चाहता हूं कि सुनो, मुझे सुनो। एक स्त्री तब तब बेहया हो जाती है जब जब समाज के मानकों पर वह खरा नहीं उतर पाती। एक स्त्री तब तब बेहया हुई जब जब वह समाज के नामर्दों से अपने हिस्से का हक मांगने की कोशिश की। एक स्त्री तब तब बेहया हुई जब जब उसने समाज में हो रहे कुकर्मों का विरोध किया।
एक स्त्री तब तब बेहया हुई जब जब वह शिक्षा को अपने शस्त्र के रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया। एक स्त्री 13 वर्ष की उम्र में अपने से अधिक अधेड़ की उम्र के पुरुष के साथ ब्याही दी गई, तब तब वह बेहया कहलाई। वह तब तब बेहया बनी जब जब दाल सब्जी में नमक कम अधिक हुआ। जी हाँ, वह तब बेहया बनी जब उसे बेहया होने का अर्थ भी नहीं पता था। मेरे लिए हमेशा वो तारा थी, वो तारा जिसे मैं जन्म जन्मों तक शायद नहीं भूल पाऊंगा, वो तारा जिसे मैं आज भी हर रोज याद करता हूँ। सच कहूं तो जब जब मैं अपनी डायरी के पन्नों में तारा के लिए कुछ लिखना चाहता हूं, तब तब उस दर्द की कल्पना मात्र से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अक्सर अधूरा लिखकर छोड़ दिया करता हूं। मेरे हाथों की अंगुलियां कांपने लगती है। आज हिम्मत करके तारा के लिए लिखा, फिर कभी लिखूंगा उसकी उपलब्धियों के बारे में। आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, बल्कि देश के एक बड़े पद पर नियुक्त होकर भारत के लिए बेहतर कार्य कर रही है। मैं जल्द ही तारा से मिलने दिल्ली जाने वाला हूं। अगर आपको भी चलना है मेरे साथ तारा से मिलने दिल्ली, तो जरूर बताइएगा। टिकट मेरी तरफ से रहेगा। और हाँ, तारा गूगल पर नहीं मिलेगी, सर्च करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि तारा कोई कहानी नहीं, हकीकत थी। तारा सिर्फ मेरे लिए तारा है, सिर्फ गूगल तक सीमित नहीं, अनंत है।